हेलो एवरीवन। आज की क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ मैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का फर्स्ट और सबसे छोटा सा टॉपिक दैट इज लाइफ स्पैन, जिसमें आपने सीखा था द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज लाइफ स्पैन। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म जिस डेट को, जिस टाइम पैदा होता है, जिस टाइम उसका बर्थ होता है, ठीक है, तब से लेके उसके नेचुरल डेथ तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, और डिटेल्स के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देखिए। मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात जब की जाती है तो इस रिप्रोडक्शन को डिफाइन क्या किया था आपने पिछली क्लास में, याद होगा आपको? ठीक है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू इटसेल्फ। और जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है उनको क्या बोलते हैं? हम ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। सिमिलर टू इटसेल्फ इसलिए हमने बोला क्योंकि रिप्रोडक्शन का मोटिव ही होता है अपनी स्पीशीज के नंबर को इंक्रीज करना। ठीक है, तो तभी इस डेफिनेशन में ऐड किया गया है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात की जाती है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज asexual reproduction and second is sexual reproduction। सेकेंड क्या हो गया आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दो आपको यहाँ पे टर्म्स दिख रहे हैं। यहाँ पे ए लगा दिया आपने, सेक्सुअल था यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, बस आपने क्या किया यहाँ पे ए लगा दिया है। ठीक है, साइंस में मोस्टली जिन चीजों के पीछे ए ये ऐड किया जाता है उसका मतलब नॉट होता है, नहीं। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका एग्जैक्टली ओपोजिट होगा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान सा एक एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। ठीक है, अमीबा क्या करता है? बाइनरी फीजन करता है। आपने ये वर्ड सुना होगा, ये पढ़ा होगा आपने, क्लास 9th में भी था आपके पास। ठीक है, 10th में भी था थोड़ा सा ये। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये खत्म कर दिया बस यहीं पे बाइनरी फीजन। ये एक एग्जाम्पल है जिसके बिना मैं इसके सारे अगर टॉपिक्स आपको बताती चली जाऊं आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अमीबा अगर अपनी कॉपीज बनाता है यहाँ पे, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? बाइनरी फीजन है। बाइनरी मीन्स क्या होता है? 2 होता है। ये अमीबा क्या करता है? यहाँ पे दो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। अब ये कैसे हैं? इसके लिए आइडेंटिकल हैं। और उसमें से फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के सामने आता है? आपको रटने की जरूरत नहीं है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स मैं आपको समझा रही हूँ, जो आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं है। इनको आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है? एक्सटेंड करके बस लिख देना है। ठीक है, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या निकलेगा यहाँ पे? यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ओनली अ सिंगल इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स विच आर आइडेंटिकल टू इटसेल्फ। ठीक है, सिमिलर नहीं बोला हमने यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? आइडेंटिकल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं आइडेंटिकल? उसका रीजन क्या है? यहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्लोन्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्लोन्स फॉर्मेशन होने की वजह से ये कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के सामने आया कि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट केपेबल होता है अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, काफी है वो, उसको दूसरे इंडिविजुअल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है,
तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। ओनली अ सिंगल इंडिविजुअल और पेरेंट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स विच आर आइडेंटिकल टू इटसेल्फ, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये क्लोन्स फॉर्मेशन करते हैं, क्लोन मतलब आप समझते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, क्लोन्स होते हैं क्योंकि ये आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं, ठीक है। आप इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, आप एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ कि आपके एक फ्रेंड के पास इरेजर नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उसको बीच से कट करके दूसरा पीस उसको दे देते हैं काम चलाने के लिए, ठीक है, जुगाड़ के तौर पे। तो अब आप ये बताइए कि आपने जो उसका दूसरा पीस उसको दिया है, तो क्या उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया क्या? नहीं, एग्जैक्टली और सेम वही कॉम्पोजिशन होगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे इस बाइनरी फ्यूजन में ये सिर्फ एक मोड का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक मोड का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। इनको हम बारी बारी से फिर से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको इरेजर वाला एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे जो इसके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी क्लोन्स होंगे। वो भी कैसे होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, जेनेटिकली। आइडेंटिकल तो खैर मैंने लिखा ही है, इसके ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देती हूँ, जेनेटिकली सिमिलर। कैसे होंगे ये, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, ठीक है। आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रही होगी। अगर थोड़ी विजिबिलिटी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको सुनिएगा ध्यान से, आपको समझ आ जाएगी बात, ठीक है। ऐसे मेरे ख्याल से आज नजर आ रहा होगा थोड़ा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, ठीक है। अब देखिए, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड था ये पूरा मैंने आपको याद करा दिया। आपने कैसे समझा इसको, एक एग्जाम्पल को कैच करते हुए आपने इसको पूरा समझा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ही बताया है, कई एग्जाम्पल होते हैं पूरे नेचर में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भरे पड़े एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसमें आपको मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि कितने एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। तो इसी की वजह से आपने क्या किया है, ये सारे पॉइंट्स खुद ही समझ के आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लोन्स फॉर्मेशन होता है। अब क्लोन का क्या मतलब है, ये आइडेंटिकल होंगे, और आइडेंटिकल के लिए एक साइंटिफिक टर्म बायोलॉजी में कौन सा आता है, जेनेटिकली सिमिलर। कैसे होंगे ये, जेनेटिकली एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसके ऑपोजिट चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ और पॉइंट्स हैं जो तब जाके क्लियर होंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो उसका हम यहाँ पे ऑपोजिट करेंगे। बात समझ रहे हैं? एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे जब मैं आपको ये बताऊंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर म्यूटेशन का प्रोसेस होता है, तो एग्जैक्टली उसी वक्त मैं आपको ये बताऊंगी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर म्यूटेशन का वो प्रोसेस नहीं होता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैसे होते हैं ये, आइडेंटिकल होते हैं या फिर जेनेटिकली सिमिलर होते हैं या फिर ये क्लोन्स फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, यहाँ पे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसके ठीक ऑपोजिट यहाँ पे 2 गैमेट्स चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ पे 2 गैमेट्स चाहिए। 2 गैमेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। जब तक 2 गैमेट नहीं मिलेंगे, यानी कि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, ये सिंबल है मेल का और ये सिंबल है फीमेल का। ये दोनों सिंबल्स कहाँ से लिए गए हैं शायद आपको पता नहीं होगा आज तक, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो सोल्जर्स थे वहां से ये सिंबल लिया गया है, ठीक है। और ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है वीनस, तो उनकी जो इमेज है उसको शॉर्ट में इस तरीके से ऐसे मिरर देखते हुए शॉर्ट में बनाया जाता है, तो ये यहाँ पे सिंबल निकल के आया है, ठीक है। मोस्टली अब तो बहुत कॉमन है, आपने कई एक्सक्लूसिव शोरूम्स के ऊपर भी आपने ये सिंबल देखे होंगे। खैर हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे की तरफ मूव करते हैं। यानी कि ये मेल और फीमेल गैमेट्स, ये मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। इनके फ्यूजन के बाद, अब फ्यूजन होगा तो फ्यूजन का क्या मतलब है,
फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे जब ये फ्यूज करेंगे, इनके फ्यूजन के बाद, ठीक है, इनके फ्यूजन के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होंगे, जो क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, अब हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, नहीं बोल सकते, क्योंकि अब और अच्छे से इसको समझ लीजिए। अगर यहाँ पे मेल के पास इसके 100% फीचर्स रिजर्व हैं, मेल के पास कितने फीचर्स रिजर्व है इसके, 100%, फीमेल के पास कितने फीचर्स रिजर्व है इसके, 100%, ठीक है। तो यहाँ 200% नहीं हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, इस 100% में से हाफ रैंडम सिलेक्शन के बाद, रैंडम सिलेक्शन के बाद गैमेट्स के थ्रू, और डिटेलिंग हम करेंगे इसकी, ठीक है। अभी मैं आपको बस बेसिक प्लान बता रही हूँ इसका। तो यहाँ पे इस मेल से 50%, ओनली 50%, हाफ, ठीक है, ओनली 50% इधर से जाएगा और 50% इधर से जाएगा। यानी कि इस ऑफस्प्रिंग्स के पास जो 100% फीचर्स होंगे, ये नहीं बोल सकता कि ये 100% इसके फादर साइड से है, ये भी नहीं बोल सकता कि 100% फीचर्स इसके मदर साइड से हैं। इसके फीचर्स क्या है, यहाँ पे मिक्स्ड है, मिक्सिंग हो गई, जिसकी वजह से अब जाके इसके पॉइंट्स हम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स कैसे बनेंगे, यहाँ पे, यहाँ हमने देखा था कि सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 2 gametes आर रिक्वायर्ड एंड कंपल्सरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। कौन से प्रोसेस से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से। यहाँ पे क्लोन्स फॉर्म होते हैं जब आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा, जब आपसे एग्जामिनेशन में डिफरेंस पूछा जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग होमवर्क के तौर पे इसको करके रखेंगे टेबल बना के, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट डिफरेंस, किसी भी चीज में अगर वो डेफिनेशन कंटेन करता है तो वहां पे आपको क्या लिखना होता है, उसकी डेफिनेशन को वहां पे मेंशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आएगी और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आएगी। देन जब आपने सीख रखा है ऑलरेडी कि यहाँ पे क्लोन्स फॉर्मेशन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर होते हैं इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होगा, यहाँ पे ये जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे, सवाल ही नहीं उठता है। आप इसको समझ चुके होंगे मैंने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि जो फीचर्स यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर बनते हैं वो मिक्स्ड फीचर्स हैं। वहां पे वो ऑफस्प्रिंग ये नहीं बोल सकता कि पूरा कंप्लीटली 100% उसको फादर साइड से मिला है या पूरा कंप्लीटली 100% उसको मदर साइड से मिला है, ठीक है। जिसकी वजह से इसके पास फीचर क्या है, 50-50% मिलके 100% होते हैं, यानी कि मदर के हाफ फीचर और फादर के हाफ फीचर वहां पे होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये जेनेटिकली कैसे हो जाते हैं, डिसिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आता है यहाँ पे, म्यूटेशन। क्या टर्म आता है, म्यूटेशन एक टर्म आता है। क्या टर्म है आपके पास, म्यूटेशन, MUTATION, म्यूटेशन टर्म क्या है आपका, म्यूटेशन है, ठीक है। तो ये म्यूटेशन का क्या मतलब है, सडन चेंज इन डीएनए। अब डीएनए आपको पता है क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो जब डीएनए में ही आप चेंज कर देंगे तो क्या होगा, आगे चेंजेस लीड करेंगे, ठीक है। तो जब सडन चेंज डीएनए में होगा उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन होने का सवाल कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। यही मैं आपको उस टाइम समझा रही थी कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आगे की एक्सप्लेनेशन में निकल के सामने आएंगे, ठीक है। तो म्यूटेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो सकता है, वैसा नहीं है कि हमेशा हर जनरेशन में म्यूटेशन ही होता रहेगा, बट सडन चेंज बोला है हमने, सडन बोला है, याद रखिएगा। इसकी डेफिनेशन में हम सब शॉर्ट में लिखते हैं सडन चेंज इन डीएनए। तो सडन आप जैसे ही बोल रहे हैं तो सडन का मतलब ऐसा तो नहीं जनरेशन आफ्टर जनरेशन होता चला जाएगा, ठीक है। तो म्यूटेशन होने के चांसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होंगे, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर म्यूटेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। एक और वर्ड आता है जो कि आप कॉमनली इंग्लिश में भी यूज करते हैं, दैट इज वेरिएशन। कौन सा वर्ड यूज करते हैं आप,
कौन सा वर्ड है हमारे पास? वेरिएशन है। ठीक है, अब ये जो वेरिएशन है, तो वेरिएशन को आप कैसे समझते हैं? मोस्टली अगर किसी से आप पूछिए वेरिएशन का क्या मतलब है, जो स्टूडेंट ऐसा हो जो आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा है, आप उससे पूछिए कि वेरिएशन क्या है, वो भी सही होगा अपनी जगह पे। वो बोलेगा कि चलो तुम्हारे अंदर या नेचर में अगर ये ट्री यहाँ पे खड़ा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो क्या है? वेरिएशन है। बट जब आप जेनेटिक्स की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे साइंस में जब आप रिप्रोडक्शन की पढ़ाई कर रहे हैं, तब ये रॉन्ग हो जाएगा, तब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन का क्या मतलब है? स्पीशीज मतलब समझते हैं आप, और आगे एक्सप्लेन करूंगी स्पीशीज के ऊपर, पूरी क्लास जाएगी, पहले ही बोल दिया मैंने आपको। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे किसके बारे में? स्पीशीज के बारे में। ठीक है, तो एक ही स्पीशीज के, जैसे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन लमसम 135 करोड़ की है, पता है आपको? आप सब एक से दिखते हैं, मतलब ह्यूमंस है सब, आपको पता है, तभी आप बोलते हैं इतनी पॉपुलेशन है। क्या इस सेंसस के अंदर आप दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं? क्या नहीं करते ना। ठीक है, तो यही रीजन है कि वेरिएशन की डेफिनेशन क्या हो जाती है यहाँ पे? डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, यानी कि आप और आपका जो फ्रेंड है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उससे भी और क्लोज आइए। अगर आप भाई बहन हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, जो आप ब्रदर सिस्टर हैं, आप लोगों के बीच में भी काफी डिफरेंसेस हैं, जबकि आपके पेरेंट्स सेम हैं, दैट इज वेरिएशन। दैट इज वेरिएशन। समझ आ गया होगा आपको? तो वेरिएशन किस में होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चांसेस हैं क्या? नहीं है चांसेस। तो वेरिएशन ये इधर आ गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइड में, बट इस वेरिएशन का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास कोई काम नहीं है। कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन नहीं होगा। ये वेरिएशन जब भी होगा तो कहाँ होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे डिफरेंसेस आज आपने कवर किए, किसके अंदर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और डिफरेंसेस को कवर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप दो कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को सबसे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करने का अगर कोई तरीका है, वो क्या है? उनके अंदर के डिफरेंसेस को देखना। इससे आपके दोनों टॉपिक्स क्या होते हैं? कवर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये दोनों जो मोड देखे, इनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स। क्यों नहीं पेरेंट लिखा हमने? पेरेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आज के डेट में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो दोनों मेल और फीमेल गैमेट बनाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे 2 गैमेट्स लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? 2 गैमेट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट चाहिए, तो यहाँ क्लोन्स फॉर्म होंगे, इसमें क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे आइडेंटिकल होते हैं ये, और यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं होते एक्सेप्शनली। क्या एक्सेप्शन है यहाँ पे? इसके केस में एक्सेप्शन कौन से हो जाएंगे? आइडेंटिकल ट्विंस। किसके केस में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट वैसे आइडेंटिकल ट्विंस होंगे जो जाइगोटिक ट्विंस होंगे। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3rd चैप्टर में और अच्छे तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन को भी हम रहने देते हैं। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होगा? ये जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे। सिमिलर होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर सिमिलर होने स्टार्ट हो जाए तो सबको अलग अलग आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो यहाँ पे कैसे होंगे? ये डिसिमिलर होंगे। जेनेटिकली कैसे है? ये डिसिमिलर है। आप सबके बीच में, हमारे बीच में आज जो डिफरेंसेस हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि आपकी बॉडी के हाफ फीचर्स आपके फादर साइड से आए हैं और आपकी बॉडी के हाफ फीचर्स आपके मदर साइड से आए हैं इनहेरिट होके, जिसकी वजह से आपके अंदर क्या है? डिफरेंसेस है। आप एग्जैक्टली अपने मदर फादर की कॉपी भी नहीं दिखते। आपके जितने सिबलिंग्स हैं, मतलब आपके जितने भाई बहन हैं, उनकी भी कॉपीज आप नहीं दिखते। उसका रीजन क्या है? कि यहाँ पे क्या होता है? फीचर्स की मिक्सिंग होती। कैसे होती है? इसके लिए जेनेटिक्स चैप्टर है हमारे पास। ये देखने में एक छोटा सा मैंने यहाँ पे स्पेस में जो बना रखा है, इसके ऊपर हर चैप्टर में एक्सप्लेनेशन है। ठीक है,
चाहे आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन देखिए, चाहे रिप्रोडक्शन चैप्टर देखिए, कोई सा भी चैप्टर देखिए, वहां पे इस चीज को हम कनेक्ट करेंगे ले जाके। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था, बट आपका आज का होमवर्क क्या है, क्योंकि आगे अगर आपको इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करना है, इनके बीच में मैक्सिमम डिफरेंसेस निकाल के लिखिए। इससे और पॉइंट्स हम आइसोलेट कर सकते हैं, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट क्लास में थोड़ा रिवाइज करके हम आगे की तरफ मूव करेंगे, मैं आपको बताऊंगी इनॉर्मस नंबर ऑफ पॉइंट्स हम इनके अंदर से और आइसोलेट करके लिख सकते हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर कहीं कोई डाउट हो उसके लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है, और जैसे ही डाउट हो उसको तुरंत की तुरंत क्लियर कीजिए, ये मैं आपको हर क्लास में बोल रही हूँ, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक पीरियड में, एक पीरियड तो रहने दीजिए, एक छोटे से टॉपिक के लिए मैं आपको दे रही हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे पूरे 12th की बुक के जितने डाउट्स हैं उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं, एक साथ पूछ लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।